हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने 22 तक क्वेश्चन कर लिए थे। वो पिछला जो वीडियो था वो एकदम से बंद हो गया था, तो मैं आगे नहीं कर पाया उसको। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट के क्वेश्चंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट। ये भी आपका जो क्वेश्चन है वो थीम बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल थीम बेस्ड है, क्योंकि 2018 की बात है जिसके अंदर उन्होंने जो ड्राइंग अप वाला पूछा था ना, इमेंसली ड्राइंड अप, और वो वाला क्वेश्चन था। उसके अंदर ऑप्शन था अरल और वो जो चीज़ें, तो आपने सर्च किया होगा अरल के अलावा कौन से हो सकते हैं। बिकॉज आपने, मैं पूरे चैनल पे बता चुका हूँ, बार बार बताया कि थीम को कैसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है और कैसे आपकी प्रिपरेशन में इंक्लूड करना है। तो अगर आप जस्ट सिंपल सर्च करोगे वर्ल्ड फेमस ड्राइड अप लेक्स, ठीक है, तो आपके पास 10 के क्वेश्चन, 10 के आसपास मिनिमम आ जाएंगी लेक्स। उसमें से एक ऑप्शन इसमें से दे रखा है। दूसरा क्या है कि आपको अगर मान लो कन्फ्यूजन हो रही है कि इनमें से क्या है, लेक विक्टोरिया ड्राइड अप नहीं है, इक्वेटर के इससे पास जाता है और ये ड्राइड अप में नहीं आती, अभी भी ये काफ़ी बड़ी लेक में से काउंट होती है। लेक वोल्टा, ये एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि घाना के वहाँ पे है, तो ये भी ड्राइड अप नहीं है। आपकी उसमें मैप पे अच्छे से अच्छी खासी लेक दिखती है, काफ़ी बड़ी लेक है। जो आंसर आना था इन दोनों में से आना था, तो अब इनमें से अगर आप लगा के आते हो तो 50% चांस आपके ठीक होने के। प्लस में क्या है, अगर आप थोड़ा सा थीम बेस्ड अगर पढ़ के जाओगे आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं। आपको वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ऐसे फील नहीं होगा कि बिल्कुल आपको कोडर कर दिया है इस एग्ज़ाम ने, ठीक है। तो आपका आंसर इसके अंदर जो आंसर आएगा वो बी आएगा, ठीक है। और इसके अंदर थीम बेस्ड के अलावा आप गैस ही करोगे तो गैस में 50% चांस है, वरना आप ढंग से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, अगर थीम बेस्ड प्रिपरेशन चलती है तो। 24th क्वेश्चन, गंडीकोटा कैनियन है ये, ठीक है। ये जो है एटिमोलॉजी से देखो, गंडीकोटा कहाँ पे होता है, ये आंध्र प्रदेश का वर्ड है। मैंने एंथ्रोपोलॉजी का बोला हुआ है कि आंध्रा के जो कोंडा है, कोटा, ये जो है, और ये वाले जो टर्म्स होते हैं ये आंध्र प्रदेश में यूज़ होते हैं। कुछ जो जो टर्म्स है तमिलनाडु से स्पेसिफिक है, कुछ टर्म्स जो है केरला के स्पेसिफिक टर्म्स हैं। बिकॉज तीनों लैंग्वेजेस जो है तो क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंदर, बट उसमें ना कुछ स्ट्राइक डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो डिफरेंसेस के कारण, और जैसे अपना जो हल्ली है, हल्ली जो है कि कर्नाटका में विलेजेस को बोलते हैं, ठीक है। गोंडा वगैरह वर्ड है वो आंध्र प्रदेश में है। और ये जो गांडी करके वो जो वर्ड होती है वो और कोटा के साथ अगर मिला ले, ये भी अगर आपका बाय नॉलेज भी आपको आइडिया होगा। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो ये एक आंध्रा का टर्म है। और पेन रिवर्स आप पढ़ के जाते हो, साउथ इंडिया की रिवर इंपॉर्टेंट थी, इस बार भी इंपॉर्टेंट थी, आपने पढ़ा है। तो उसमें जो आप इसमें से देखोगे तो ये साउथ इंडिया की रिवर है, और ये टर्म जो है आंध्र प्रदेश के साथ जा रहा है। तो इसमें से जो कावेरी है वो वैसे जो ये अपना जो तमिलनाडु है, कावेरी का जो है यहाँ नोज़ या नोज़ के आसपास इसका वो होता है। तो ये ज़्यादातर जो तमिलनाडु और इसके कर्नाटका वाले रीजन में कावेरी रहती है। इसमें से जो पेनार ही रिवर है जो कि आंध्र प्रदेश के से रिलेटेड है, और एक ये भी एटिमोलॉजी, तो दोनों के दोनों इसके साथ जा रहे हैं, तो सी आंसर होगा इसमें, ठीक है। फिर आपका आता है 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन भी आपका थीम बेस्ड क्वेश्चन है। बिकॉज पहले भी 2015 में, 2019 के अंदर वो क्या कर चुके हैं, वो पीक्स की वो पूछ चुके हैं कि भाई आपकी वो, जैसे नेशनल पार्क का पूछ लिया कि कौन से उसकी ज्योग्राफी पूछ चुके हैं। तो ज्योग्राफी में आपका एक पार्ट ये भी आता है कि वो किस जगह पे सिचुएटेड है, नहीं हिमालय का कौन से रीजन में सिचुएटेड है। अगर वो ये पूछते थे कि कौन से नेशनल पार्क से रिलेटेड है या उसका क्लाइमेट कौन सा है, ट्रॉपिकल है, सारे के सारे हैं, अल्पाइन है, वो उसका ज्योग्राफी का पार्ट है। तो उसी का ये भी पार्ट ज्योग्राफी का ही है, जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये कौन से रीजन के अंदर, तो थीम बेस्ड है। अब इस ऑप्शन के, इसके अंदर जो ऑप्शन है आपके वो कैसे हैं, इसके अंदर जो ऑप्शन है वो कैसे हैं, ये और ये मिनिमाइज्ड आपका केस 2 चल रहा है, इनमें से आंसर होने के चांसेस होते हैं। जब इनमें से आंसर होने के चांसेस होते हैं तो आपको यही करना है कि ये दो स्टेटमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और इन दोनों में से एक को गलत करने की ट्राई करो। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हेल्पिंग स्टेटमेंट है, वो होगी तो ठीक है, मान लेंगे, इंक्लूड करने की ट्राई करेंगे, केस बाय केस बेसिस देखेंगे। और जो इसमें क्या नाम है, जैसे ही आपका जैसे अगर सेकंड और थर्ड में से कोई हट जाता है तो आपके आंसर आने की उस साइड, उस डायरेक्शन में चला जाता है। और अगर कन्फ्यूजन हो जाती है तो हम क्वेश्चन के फिलोसफी के अकॉर्डिंग हम आप देखते हैं कि आपको चूज़ कौन सा करना है, मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है एट द टाइम ऑफ कन्फ्यूजन। अब इसमें नमछा बाड़वा करते हो, जो नमछा बाड़वा है क्या वो गढ़वाल में है। आप गढ़वाल जो हिमालयाज़ है वो कहाँ पे है, वो उत्तराखंड के यहाँ पे है। और नमछा बाड़वा कहाँ पे है, ठीक है, जो नमछा बाड़वा है वो कहाँ पे है, वो है आपका
जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे है। पहले आ चुका है क्वेश्चन, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने किए होंगे तो आपको पता होगा नमच्छा बाबा कहाँ पे, नंदा देवी कहाँ पे, नोकरेक कहाँ पे। जैसे आपको ये स्टेट से वो करना है और इसको देखना है स्टेट्स कौन से स्टेट में है। आप ये देखो कि गढ़वाल जो है उत्तराखंड में, कुमाऊं जो है उत्तराखंड के वहाँ पे, और सिक्किम जो है वो आपका सिक्किम में है। अब ये देखो नमच्छा बारवा जो है वो पहले भी आ चुका है, और ये नमच्छा बारवा अपना अरुणाचल प्रदेश में तो फर्स्ट हटेगा तो ये स्टेटमेंट हट गई। अभी भी आप उनमें से चल रहे हो जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट रखा था, इनमें से आता है आंसर, बिल्कुल वेल एंड गुड चल रहा है मामला अभी तक। उसके बाद सेकंड देखते हो, नंदा देवी कुमाऊं में है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नंदा देवी हम उत्तराखंड के इधर ही करते हैं, और नंदा देवी आ भी चुका है पहले, आपने थीम बेस पढ़ी होगी तो आपको पता है कुमाऊं में है, तो अभी स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा। आंसर आपका दिखने लग जाएगा कि बी आंसर आ रहा है। आपको 3 को भी एलिमिनेट करना है ताकि शॉर्ट हो जाओ। नोकरेक काफ़ी बार आ भी चुका है और आप पढ़ते भी उसको, ये मेघालय में, सिक्किम में नहीं है। तो ये इजी क्वेश्चन था, 2 आ गया। हमने पहले भी सोचा था कि 2 आना चाहिए और वो आ गया है, ठीक है, मतलब इसमें से आना चाहिए और वो आ चुका है। तो आंसर आपका जो आ गया वो आ गया है 2 बी ओनली। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म लेवांट। देखो अब ये टर्म बेस्ड क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ये इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेटेड है। ऑफन हर्ड इन द न्यूज रफली कॉरस्पॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। देखो बहुत सारे आप ना पिछले सालों में आप अगर प्रिपरेशन भी करते हो तो आप पढ़ते हो कि जो अफ्रीका के रीजन्स हैं, जैसे मान लो थोड़ा मैप अच्छा सा बनाएंगे, ठीक है, अफ्रीका के जो रीजन्स हैं, ये जो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जो ये वाला पोर्शन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं इसको। फिर यहाँ पे जो सहारन है उसमें एक रीजन आता है, उसको कुछ बोलते हैं, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स है वो रिलेटेड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया से, ठीक है। उनमें से ये लेवांट है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको पढ़ के गए हो या आपको याद हो। इंटरनेशनल रिलेशन में जब आप पढ़ते हो मिडल ईस्ट का या कुछ करके, तो वहाँ पे आप कभी कभी आप देख सकते हो कि लेवांट आपने देखा है न्यूज़ के अंदर। अगर आप विजिलेंट नेचर के हो तो आप मे भी इसको जान पाओगे ये कहाँ का है। इसके अलावा आप इसको देखो कि कहाँ पे आपका देख सकते हो इसमें रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन, एक तो ईस्टर्न बोल दे मेडिटेरियन, रीजन अलोंग द नॉर्थ अफ्रीकन शोर्स एंड स्ट्रेचिंग इजिप्ट टू मोरक्को। यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका और इजिप्ट में रखो, मतलब एक तो बोल रहा है यहाँ पे, एक बोल रहा है इधर वाले रीजन में। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ दे रहा है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा है, थर्ड स्टेटमेंट रीजन ऑफ पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एक स्टेटमेंट यहाँ दे रहा है, और फिर द एंटायर कोस्टल एरियाज। अब कोस्टल एरियाज मतलब यूरोप को भी इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। अगर आपने न्यूज़ में कहीं पढ़ा होगा लेवांट को, एक तो होता है लेवांट LEVANTE, ये जो चीज़ होती है ये यहाँ पे जो हमारे पास विंड चलती है वो होती है। लोग इससे भी कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो टर्म है ना, ये ज़्यादातर अगर आपने न्यूज़ में देखी तो इराक से रिलेटेड देखा होगा, ठीक है, और इराक वाली चीज़ इसी के साथ आ रही, तो ए आंसर आएगा। ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई आपको पता नहीं, मतलब मैं ऐसे इसमें कुछ आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बता सकता कि अब आंसर में आओ, आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए इराक, तो आपका आंसर आ जाएगा, वरना ये आप छोड़ के आओगे, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, आप या तो गलत करके आ जाओगे इसको, वरना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी तो इंक्लूड करेगी ना यूपीएससी की, आपको एग्जैक्टली पता हो तभी आप कर पाओ। ये एक अच्छा और टफ क्वेश्चन में से अगर आपको नहीं पता, ठीक है, और कोई लॉजिक भी नहीं लग सकता इसके अंदर। अगर एक आध लॉजिक लगाओगे तो गलत ही जाएगा, क्योंकि लेवांटे जो विंड जो चलती हैं वो अलग डायरेक्शन में, उसमें बी ऑप्शन दे रखा है जो जिसमें आ सकता है, या फिर डी ऑप्शन दे रखा है जो आ सकता है, तो वो उस हिसाब से इन्होंने फ्रेम किया ताकि कंफ्यूज होके आप टिक कर दो उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो मैप्स का, क्योंकि अपना ब्लैक सी वगैरह का आता रहता है इधर का, क्योंकि अजरबैजान वगैरह का जो वॉर चली थी इसी बीच में जो पिछले साल का है, और अपना जो अफगानिस्तान है और सेंट्रल एशिया तो काफ़ी टाइम से गैप में था। सेंट्रल एशिया वाला तो काफ़ी टाइम से गैप में था। मैं बोलता था कि भाई, मैंने बोला इसके नॉर्थ से साउथ तक की एक बार इसकी जो है कैपिटल को अरेंज कर लो, या फिर इनके जो एक बार ढंग से वो देख लो कि भाई कौन किसको बाउंड्री करता है, ठीक है। उसी के बेस पे इन्होंने अब की बार अफगानिस्तान से पूछ लिया, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, और इन्होंने पूछ लिया इस चीज़ में, ठीक है। अब इसमें मिनिमाइज्ड कौन सी है, ये है मिनिमाइज्ड और ये है, हमको ट्राई करना है इन दोनों में से करने की, ठीक है। आप पढ़ते हो अफगानिस्तान का क्या है, अफगानिस्तान जो कंट्री है वो, इसमें जो ऑप्शन दिया उसमें से आपको देखना है क्या अफगानिस्तान के साथ फर्स्ट स्टेटमेंट अजरबैजान करता है। अगर आपने हल्का फुल्का पता है ना इस चीज़ को, अजरबैजान अफगानिस्तान के साथ नहीं करता, तो आंसर सीधा दिख गया, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको अजरबैजान थीम बेस्ड था, अजरबैजान और आर्मेनिया वगैरह का जो एरिया है वो न्यूज़ में था, एक यूक्रेन और उसका एरिया रशिया का न्यूज़ में था, इसके बाउंड्री देख ली, या फिर कैस्पियन की बाउंड्री देख ली, या ईरान की बाउंड्री देख ली, तो आपको पता चल जाएगा ये अफगानिस्तान से नहीं मिलता। अगर आपका यह तो आंसर आ गया, फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि भाई चलो ठीक है ये 1 का नहीं है, अभी भी आप चलोगे कि भाई इन दोनों में से लाने की ट्राई करनी है, आप एक बार सेकंड को देखो। इसने बोला किर्गिस्तान, किर्गिस्तान जो है वो कहाँ पे है,
एक ताजिकिस्तान जो है वो इंडिया के जस्ट ऊपर है, जहाँ पे अफगानिस्तान इंडिया से मैच करता है, ठीक है। जो इंडिया जो है, जैसे मान लो इंडिया का अगर आप करते हो, यहाँ पे जो अफगानिस्तान की स्ट्रिप आती है इंडिया की, जो POK के ऊपर है, ये जो इसके ऊपर आती है, इससे ऊपर अपना ताजिकिस्तान है, जो अगर याद करते हो तो उसके ऊपर किर्गिस्तान है। तो किर्गिस्तान इस स्ट्रिप से टच नहीं करता, तो किर्गिस्तान भी नहीं होगा। तो 2 हटाते ही आपका आंसर भी दिख जाएगा, मतलब दो आपको चांस दिए हटाने के। चलो भाई, आपको ये भी नहीं पता कि 2 है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखो 3 ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान तो जस्ट इंडिया के ऊपर, ये टच नहीं होता बट ऊपर है, तो ये तो पार्ट होगा आंसर का। तुर्कमेनिस्तान भी होगा पार्ट, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान इधर की तरफ है, उसी से। तो अब जब भी आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो आपको पता होता है तुर्क जो है तुर्कमेनिस्तान से आए हैं, बाबर वगैरह और वो सब चीज़ें, ठीक है। तो अब इसमें क्या, उज्बेकिस्तान से आए हैं वो, और तुर्कमेनिस्तान, तापी आपने प्रीवियस ईयर में देखा है ना, तापी। तो तापी का जो गैस पाइपलाइन का कैसे है वो भी आपको पता है कि कैसे आनी थी वो। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये कई बार न्यूज़ में रह चुका है, तो तब भी आपको पता है तुर्कमेनिस्तान टच होता है, उज्बेकिस्तान जो है वो भी टच होता है। तो आपके 3 ये टच होते हैं, और बॉर्डर्स अफगानिस्तान में, तो आंसर सी आ गया। 3 आपके पास चीज़ें हैं जिससे आप आंसर लाओगे, ठीक है। तो आंसर आपका सी आ गया। फिर उसके बाद आता है आपका 27 हो गया। फिर इसके बाद आता है मोनेजाइट वाला। ये वाला क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले ही आपका यहाँ पे चैनल पे डाला था कि भाई मिथ बस्ट करो इस चीज़ में, क्योंकि आप जो पढ़ते हो NCERT के अंदर, केरला के अंदर मोनेजाइट सबसे ज़्यादा है, वो बहुत पुरानी वो है। मिनरल एक्सप्लोरेशन की रिपोर्ट के हिसाब से आपका एंटायर कॉस्ट ऑफ जो इंडिया की कोस्ट है उस पर जो है वो मिलता है, क्या नाम है, मोनेजाइट मिलता है। बट इसमें क्वेश्चन को देखेंगे कि लैंग्वेज क्या यूज़ की गई है। इसमें क्या है कि गुजरात भी आता है, उसमें गोवा नहीं दे रखा था, ठीक है। गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, ठीक है। उसके बाद आपका तमिलनाडु आता है, और आपका ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। केरला तो काफ़ी नीचे जा चुका है इस चीज़ में, क्योंकि एरिया कम है ना कोस्टल का, इनका ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश का, गुजरात का, ठीक है। और उड़ीसा आता है, ठीक है। तो ये मोनेजाइट के सोर्सेज हैं यहाँ पे। अब उसको उस बेस्ड को क्वेश्चन को, कि आपको इतना तो आपको पेपर से पहले पता था, अगर आप थोड़े से, क्योंकि मोनेजाइट पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, और यूरेनियम और इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। बिकॉज आपके पास ना जब मिनरल्स की बात आती है, या तो आप आयरन वायरन की तरफ चला जाते हो, फिर हटा के एकदम से रेयर अर्थ मेटल पे चले जाते हो, उसके अंदर से ये मोनाजाइट और यूरेनियम की मोर्स, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। या तो कंटामिनेशन से रिलेटेड आएगी, या फिर आपके जो इंडिया का जो चीज़ें चल रही है ना, न्यूक्लियर की चीज़ें चल रही हैं, न्यूक्लियर जो आपका 3rd जनरेशन की तरफ जाना है, या फिर 2nd जनरेशन, जो भी चीज़ें हैं, थोरियम को हमको यूज़ करके क्या फ़ायदे मिलना, तो वो आता रहता है। तो अब इसमें देखो कि आपको क्या करना है, कि आपको सबसे पहले इसमें मिनिमाइज स्टेटमेंट कौन से, सबसे मिनिमम ये है, फिर आपकी ये 2 दे रखी है, और फिर ऑल ये है, ठीक है। अब मोनेजाइट जो है इसके बारे में पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है, करेक्ट बोलना है। मोनेजाइट इज़ अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, बिल्कुल पता है आपको, ठीक है। अगर आप ये बोल रहे हो कि ये रेयर अर्थ का नहीं है सोर्स, तो आप ये सोचो कि एक मोनाजाइट जो चीज़ है वो मिनरल है, कोई डिपॉजिट होता है सैंड का, उसके अंदर कोई चीज़, बिकॉज आप थोरियम मिलता है आपको पता है, तो थोरियम जो है वो, और उसके साथ भी और भी चीज़ कंपाउंड्स हैं जो इसके अंदर मिलते हैं। एक बार भी आपने मोनाजाइट का पढ़ा तो रेयर अर्थ है ये। आप इसको हटा के 3 ऑप्शन 3 और 4 लगाओगे, इसका मतलब आप 2 को भी गलत कर रहे हो। आप 2 को पढ़ो, मोनाजाइट कंटेन थोरियम, तो मतलब अगर 2 ठीक है तो 1 ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसके सर 2 है तो 1 नहीं है, तो मतलब 1 तो ठीक हो गया, 1 और 2 साथ साथ में ठीक है, ठीक है। ऑप्शन अरेंजमेंट में से आ गया। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है यार रेयर अर्थ तो पढ़ा नहीं मैंने, वैसे मैंने बता दिया था रेयर अर्थ को पढ़ लेना, आता रहता है, जस्ट पेपर से 1-2 दिन पहले बताया था मैंने इसको कि रेयर अर्थ, मैं जो बोल रहा था सिलिकॉन वाला क्वेश्चन बनाया था मैंने, ठीक है। तो रेयर अर्थ जो आपने देख लिया ना, 1 और 2 साथ में है, तो 3 तो ये हट गया अभी, तो मिनिमाइज जो सबसे है वो हट गई। इसका मतलब इन दोनों में से ट्राई करना लाने का। इसमें और इसमें क्या ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ जो है 4th ऑप्शन है, जो 4th और 3rd कर रहा है। अब 3rd आंसर का पार्ट बनेगा। 3rd है मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। एक चीज़ इसमें देखना, ये जो क्वेश्चन है ना, एक तो 3rd स्टेटमेंट है, एंटायर लिख दिया, बस ये दिक्कत कर दी इन्होंने कि इन्होंने क्या किया, एंटायर किया है। अब 4th स्टेटमेंट में देख लेते हैं कि भाई 4th देखो, कि 1st और 3rd में यही चीज़ है कि 3rd होगा या 4th होगा। 4th, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज कैन प्रोसेस द एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट मोनेटाइज। तो देखो जो मोनाजाइट है ना, मोनाजाइट को अगर हम ये बोल देंगे कि भाई नहीं, जो प्राइवेट कंपनी भी वो एक्सपोर्ट कर सकती है, तो न्यूक्लियर जो चीज़ है वो, क्योंकि देखो अपने यहाँ पे एक चीज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट देखती है, तो मोनाजाइट उसी के अंदर रखा गया है। तो ये ओनली स्टेटमेंट एक्सट्रीम दिख रही है बट है नहीं, और होना भी क्या है कि इन दोनों में से एक स्टेटमेंट तो पक्का ठीक है।
तो इसको एंटायरली को बजाय आप सबसे पहले इसको ठीक करोगे, है ना। अब जब 3 ऑप्शन बच गए, इन तो दोनों में से एक तो ठीक पक्का ही है या दोनों ही ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो चांस है वो इन दोनों में आ जाएगा, 1 2 4 में और डी में। अब 3 स्टेटमेंट को आप हटाओगे नहीं हटाओगे, इस पे आंसर है। देखो यार, ये अब क्वेश्चन पेपर की जो जिसने सेट किया उसकी फिलोसफी भी उसने किस हिसाब से एंटायरली किया है। एक अगर मैंने रिकॉर्डिंग करके भी अपने चैनल पे बता दिया था कि इसका किस एंगल से ऑल भी आ सकता है। उस एंगल में क्या है कि अगर वो सोर्स एक बोलता है कि मोनेजाइट के जो रिसोर्सेज है ना, रिसोर्स एक होता है रिसोर्सेज में हम इकोनॉमिकल एंगल भी देखते हैं। देखो इंडिया के अंदर हर चीज़, देखो मिट्टी में अंदर आप ट्रेसेस में अगर गोल्ड आ रहा है तो वो गोल्ड का रिसोर्स नहीं बन जाता। गोल्ड का रिसोर्सेज वही हो जाता है जो आप इकोनॉमिकली उससे आप निकाल सको, उसके अंदर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ समथिंग हो, ठीक है। इसने एक अगर इसका जो एंगल रिसोर्स को लेके है तो आप इसको गलत कर दोगे, 3 स्टेटमेंट नहीं जाएगी, क्योंकि एंटायर कोस्ट पे रिसोर्सेज नहीं है, बट एंटायर कोस्टल जो आपका स्टेट्स है उसके सैंड्स के अंदर ये मिलता है, पार्ट्स ऑफ बीचेस पे मिलता है, ठीक है। तो मोनेजाइट अगर नेचुरली, एक तो अगर नेचुरली तो वो अगर कर सकता है ना, जब वो प्लेसर ये जो डिपॉजिट्स हैं आपके सैंड्स के प्लेसर डिपॉजिट या जो भी चीज़ है इसके अंदर मिलता है जब सारे उसमें, तो नेचुरली मिलता है। एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स बोला इसने, तो एक तो होगा बिल्कुल ब्रेक के बिना मिले। अब ब्रेक के बिना ट्रेसिस में मिल सकता है। क्या ही ब्रेक के बिना इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कोई रिसोर्स मिल सकते हैं? नहीं। वो ऐसा होगा ना, इस एरिया में ज़्यादा है, यहाँ पे बिल्कुल ट्रेसिस में, इस एरिया में ज़्यादा है, यहाँ ट्रेसिस में, ऐसा हो सकता है। तो अल्टीमेटली मैं इस चीज़ में ऑल को भी 50% चांस दूंगा। आप अगर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कुछ 4 स्टेटमेंट है, कोई ना कोई वो ट्वीक करेगा, तो आप बी लगा के आओ। ज़्यादातर जो ऑप्शन जो आंसर कीज़ हैं उसमें बी ही देंगे वो, बिकॉज एंटायर एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी हो जाती है, तो बी लगा के आओ सेफ रहने के लिए। बट मैं फिर भी अभी 1 साल की वेट होएगी फिर आंसर किया कि मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि इसके चांसेस भी हैं। वो मैंने आपको बता दिया क्यों है, क्योंकि फिलोसफी ऑफ एग्जामिनर इसके अंदर क्या पता वो सिर्फ नेचुरली अकरेंस की बात कर रहा हो, ट्रेसिस में भी, ठीक है, वो रिसोर्सेज की बात ना कर रहा हो। रिसोर्सेज तो आपको पता है कि एंटायर कोस्टल स्टेट्स में, ना कि एंटायर कोस्टल सैंड्स में। पार्ट ऑफ कोस्टल सैंड्स बोलते हैं रिसोर्सेज में, बट सारी की सारी कोस्टल सैंड में वो रिसोर्स हो वो तो होगा नहीं, लेकिन क्या वो ट्रेसिस में मिल सकता है? वो मिल सकता है ट्रेसिस में, क्योंकि नेचुरली आप अकर करता है तो वो मिल सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका देखेंगे नेक्स्ट ईयर क्या आंसर आएगा, बट मैं इसमें अभी भी डी की तरफ भी हूँ, ज़्यादातर मैं बी की तरफ ही हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं एलिमिनेशन को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज 4 स्टेटमेंट में कोई ना कोई वो ट्वीक देता ही देता है। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा लग रहा है कि वो इसने इसलिए दी है क्योंकि आप लोग, एक तो होता है कि लोगों को पता ही ना हो, लोग ज़्यादातर अभी तक उसी फेज़ में है कि केरला में है, तो उनके लिए तो ये गलत ही लगेगा ना। फिर ये ईजी क्वेश्चन बन गया, समझ रहे हो, फिर ये ईजी क्वेश्चन बन गया। जिसको ये पता है चीज़ें कि भाई ये गुजरात में मिलता है, आंध्र प्रदेश में मिलता है, उनके लिए तो ये लगाना चाहिए ना। तो इसलिए मैं अभी इस मोमेंट पे मैं डी को भी मानना चाहूँगा, ठीक है। मैं इसको प्रपोज कर रहा हूँ डी। मैं फिर भी, मैं अगर आपकी जगह पेपर के अंदर होता तो मैं बी लगा के आ जाता, पता होते हुए भी, बिकॉज एंटायर मुझे एक्सट्रीम लग रहा है, बट फिर भी डी आंसर के चांसेस हैं, ठीक है। इसको देखेंगे लास्ट में, बट घबराना नहीं है जिन्होंने बी लगाया, चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि एंटायर में उसकी फ़िलोसफी मेरे ख्याल से रिसोर्सेज को लेके ही होगी, उसकी फ़िलोसफी नेचुरली ट्रेसिस में अकर करने को नहीं होगी इस मोमेंट में, बिकॉज एक साइंस और एक्सप्लोरेशन का क्वेश्चन है, तो उसमें भी आप जो है देख सकते हो कि भाई 3 आंसर एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को, मैं दोनों को प्रपोज कर रहा हूँ, बट इसको भी मैं मान रहा हूँ, मैं इसको एंटायरली एक्सक्लूड नहीं कर सकता थ्रू माई नॉलेज, ठीक है। अब इसमें क्या है, 29 क्वेश्चन, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर। जून चल रहा था और नॉर्मल 21 जून में होता है। मैंने ये जस्ट जो अभी रिवीजन पॉइंट दिया था ना, उसमें बोला था ना कि अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है सन का, वो देख लेना, बिकॉज बेसिक कंसेप्ट है, उसी से क्वेश्चन आया है, उसको भी देखना। जब मैंने थीम बताई है ना, मैंने अशोका बोला था वो आया है, मैंने अकबर बोला था वो आया है, अकबर आंसर का पार्ट भी बना है। मैंने इसके अंदर ये बोला था कि भाई ये चीज़ आएगी कि भाई रिवोल्यूशन का देखना, वो आया है। इसके अंदर जो है और भी चीज़ें कई सारी इंक्लूड करी हैं, टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी जो कम्युनिकेशन वाला चीज़ बताई हुई थी मैंने, वो चीज़ों में से आई है। एंटायर पेपर थीम बेस्ड बनता है। हाँ, ये चीज़ करना कि एग्जैक्टली क्या आएगा वो तो यार देखो, वो आप नहीं कर सकते, बिकॉज वो एग्जैक्टली चीज़ें बिल्कुल वही चीज़ आ जाए तो फिर यार सब मतलब भगवान ही ना हो जाए। बट आपको एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए, फिर उसके बाद आप सोर्सेज पढ़ते हो तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, ठीक है। 29 का आंसर ए है, सॉरी 29 का, सॉरी सेकेंड हाफ ऑफ द जून, 21 है ना, तो बी आएगा।
29 का आंसर बी है, ठीक है। फिर उसके बाद 30th क्वेश्चन करते हैं। जो 30th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, अब ये वाला हमारे जो अभी तक के पेयर्स है उसमें सबसे पहला पेयर दिखने को मिला है मेरे को, ये ओनली वन, ओनली टू। इसमें आपको बेसिकली क्या है, ये बोल रहा है ओनली वन स्टेटमेंट, मतलब सबसे मिनिमाइज स्टेटमेंट। ये बोल रहा है ऑल फॉल पेयर, मतलब मैक्सिमाइज स्टेटमेंट। एक है सबसे मिनिमाइज स्टेटमेंट, एक है सबसे मैक्सिमाइज स्टेटमेंट। ये है मिडल पाथ, ठीक है। बात ये है कि अगर ये है सिर्फ एक ही ठीक है, ये सारे ठीक हैं, ये मिडल पाथ है, तो आपको ये देखना है कि किस में आपकी मिनिमाइजेशन की तरफ जाना है और किस में मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाना है। जब कंफ्यूज हो जाओ आपको इसमें से कुछ एलिमिनेट तो करने की कोशिश करनी है। 4 स्टेटमेंट है, कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट होने का ट्राई देखना है, ठीक है। होकेरा वेटलैंड पंजाब में है, नहीं है। अब ये वेटलैंड आ गया, वेटलैंड तो थीम में है, वेटलैंड पिछले 3-4 साल से थीम में, क्योंकि इंडिया इंक्लूड भी कर रहा है। इस बार इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया और इन्होंने वो पूछा जो पहले से है इंक्लूडेड। तो और रेणुका वगैरह तो आ भी चुका है, तो आपको जरा सा देखना है कि कहाँ पे रेणुका, शायद 2017 के पेपर में आया था, आपको याद हो जाना चाहिए कहाँ पे कब आया है। ये क्वेश्चन बहुत ही थीम बेस्ड क्वेश्चन है, ये गलत नहीं करके आना था आपको, अगर करके आया तो इसको, ठीक है। ऐसी चीज़ों पे आप इसको लो हैंगिंग फ्रूट में देखो। होकेरा हटा 1, तो आपका क्या गया, 4 स्टेटमेंट हट गई, ठीक है। उसके ये 4 हट गया क्योंकि एक हट गया। उसके बाद रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रेणुका आ चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है, तो 2 ऑप्शन जो है वो आंसर का पार्ट बनेगा, तो ओनली 1 तो होगा, मतलब एक पेयर तो होगा ही होगा, ठीक है। रुद्र सागर लेक ये आ चुका है, पहले भी आ चुका है, और आप पढ़ते भी हो रुद्र सागर, और वेटलैंड पढ़ गए तो ये भी है, तो 2 तो होंगे ही होंगे, तो इसका मतलब ये भी हट गया, इसका मतलब इसमें से आंसर है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, मिडिल पाथ यही है कि इन दोनों में से लगा के आओ, और अगर कुछ भी ना पता चले तो 2 पे तो ट्वीक कर देते हैं। ट्वीक कैसे करते हैं, जब 4 ऑप्शन है ना, उनके पास बेस्ट ये होता है कि वो क्या कर दें, मिसमैच कर दें, मतलब एक की कुछ और दे दें, जिसकी वो थी वो दे दें, बिकॉज आपको ऑप्शंस बनाने हैं। तो ज़्यादातर चांसेस इन वाले ऑप्शन में, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम आपको दिखे हैं, और मैं जस्ट पेपर होने के बाद ही मैंने जिसके मैंने पेपर लिया था, जिसके साथ गया था पेपर के लिए, तो उससे मैंने देते बोल दिया इसके अंदर अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ओनली 2 की तरफ जाओगे, बिकॉज 2 में वो ट्वीक करके चले जाएगा। ये वही वाली बात हो जाती है जब ऑप्शन, अगर आप 1 ओनली 2 ओनली वाली चीज़ें 1 एंड 2 वगैरह देखते हो, तो उसमें जब 2 ऑप्शन आते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज बाकी 2 में ट्वीक हो जाता है। और बाकी 2 में ट्वीक होने के मैक्सिमम रीज़न ये होता है कि वो मान लो इसको दे दिया, मान लो अगर जम्मू कश्मीर होता तो ये जम्मू कश्मीर में दे दिया, ये वाला इधर दे दिया, ऐसा कर देते हैं वो, इसलिए 2 के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको डाउट है तो 2 ओनली वाला पेयर लगा के दो। फिर आप देखो कि इस पेपर के अंदर 8 के आसपास आए हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर क्या हुए, 2 ओनली हुए हैं, नहीं हुए, समझ रहे हो। ये पेपर के अंदर जब चीज़ फर्स्ट टाइम दिखती है उसको उस टाइम भी डराइव करो, आपकी बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटजीज। हर टाइम पे आपको कुछ ना कुछ नया दिखेगा। 2017 में फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया मेंस के अंदर, 10 एंड 15 वाले कंसेप्ट। पहले 12.5 के आते थे। उसी पेपर के अंदर आपको इतने विजिलेंट होना पड़ेगा कि आपको उस पेपर का स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी कि यार अब मेरे को 10, आपको एक बार देख दिया 10 और 15 के हैं तो मैं पहले 15 करूंगा, क्योंकि अगर मेरे 2 15 के छूट गए तो मेरे 3 10 के बराबर के छूटना है। तो अगर मैं 3 क्वेश्चन आखिर में मेरे न्यूमेरिकली अगर 4 क्वेश्चन छूट रहे हैं और 15 के छूट गए तो पूरा पेपर ही खराब हो जाएगा। तो वहाँ पे एक डिसीजन लेना पड़ता है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में जब आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसके अंदर डिसीजन लो, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो 2 वाले पेयर को लगा के आओ, ठीक है। उसके बाद आप सस्तम कोटम देखोगे, सस्तम कोटा एज पर एटमोलॉजी, और आपको पता भी है केरला के अंदर है तो ये हटेगा, तो 2 पेयर ले, तो बी आंसर आ गया, ठीक है। अब आता है ये कौन सा है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये ओपन सोर्स की बात काफ़ी चल रही थी लास्ट टाइम, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, न्यूज़ में था ये, न्यूज़ में क्या हुआ था कि भाई इन्होंने जो कोविन था उसको ओपन सोर्स बना दिया था। तो एज पर न्यूज़ आपका 2 आंसर का पार्ट बनेगा, तो 3 हट गया। अब न्यूज़ के अगर आपको नहीं पता तो आपको एलिमिनेट करना है ना, अगर न्यूज़ के अंदर नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत तो देखो यार, पढ़ के जा रहे हो, आपको थोड़ा बहुत न्यूज़ फॉलो करनी पड़ेगी। अगर नहीं पता तो आप कैसे इस चीज़ को अप्रोच करते हो। आप ये देखते हो कि आरोग्य सेतु क्या है। आरोग्य सेतु एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर आपका कोविड वगैरह पता चलता है। क्या इसको ओपन सोर्स बना सकते हैं? इसके अंदर इसको ओपन सोर्स बनाएगा बिकॉज इससे हेल्प होती है चीज़ों की। ओपन सोर्स होता है कि भाई आपका जो इसकी मतलब इसके जो डेटा आप कलेक्ट करके रिसर्च या किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हो, या फिर कहीं पे भी आप इसको, कोई भी इसको सी कर सकता है अगर उसको एक पर्टिकुलर परमिशन हो या जो भी चीज़, वो इसकी एक लेमन टर्म में ओपन सोर्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आरोग्य सेतु है, कोविन आपको उससे पता है, डिजी लॉकर पहले से ही था, ठीक है। दीक्षा जो है क्या पता ये आंसर का पार्ट हो या ना हो, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें 1 2 3 हो और 4 ना हो, तो आंसर डी आएगा इसका, ठीक है। अगर आप 1 एंड 2 को कर रहे हो तो भाई आपके पास 3, सबसे पहले तो 3 को करो। डिजी लॉकर जो है वो ओपन सोर्स है, ठीक है। 3 को करोगे
तो 3 आंसर का पार्ट बनेगा और 1 एंड 2 को, मतलब 3 को आंसर को पार्ट बनेगा, तो इसका मतलब ये हटा और आपका इन तीनों में से आएगा, इन तीनों में से आएगा। फिर उसके बाद आपने कोविन का अगर पढ़ा है तो आपका आंसर आ जाएगा कि 1 एंड 3 आ गया इसमें, ठीक है। आपको 2 को देखना है, सॉरी 1 एंड 2, ठीक है, आंसर आ जाएगा। फिर अगर आपको कोविन का पता है और आपको ये पता है कि डिजी लॉकर तो पहले से, तो आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद साइंस का क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, वेब 3.0। और ऑप्शन अरेंजमेंट क्या है, ऑप्शन अरेंजमेंट को बोल रहा है कि भाई या तो एक आंसर को हटा दो, वीक जो स्टेटमेंट है, या और लगा दो, ठीक है। फिर इसे मैं बोला केस 4 है, इजी केस होता है, इसमें कुछ नहीं है, एक वीक ढूंढना है। ये वाले इस फिलोसफी के क्वेश्चंस आपको ये जानना नहीं चाह रहे होते कि आपको बताओ इसमें से क्या ठीक है, ये जानना चाह रहे होते हैं बताओ इसमें से क्या मैंने ट्वीक करके डाला है। बता पा रहे हो तो बता दो, वरना और लगा दो, ठीक है। आप पढ़ते हो वेब 3.0, कुछ ऐसी चीज़ होगी, कोई रिवोल्यूशनरी चीज़ होगी, कुछ आया होगा वेब 2.0, वेब 3.0, वेब 1, तो एक चीज़ एक्स्ट्रा आई है चीज़ में 3.0। जब भी ऐसा कुछ करते हो तो कुछ पहले नहीं था, वो अब इंट्रोड्यूस किया गया। एनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा, तो क्या पता पहले पीपल जो है वो डेटा कंट्रोल नहीं कर पाते, तो अब कर पाएंगे। ये अगर मैं इसको प्लस साइन देता हूँ तो ये जा रहा है, क्योंकि कुछ चेंज हुआ है, इसलिए 3.0 आता है। जब इंडस्ट्री 4.0 कुछ चेंज होकर आती है ना चीज़ें, तब आता है 3.0 समथिंग, 4G 3G सबसे कुछ चेंज और एडिशन होता है। और ये क्या प्लस चीज़ है। पहले क्या होता है कि भाई आप डेटा को कंट्रोल नहीं कर पाते होगे, तो कुछ चीज़ आ रही है जिसमें आ रहा है। और ऐसी चीज़ें जो आप पढ़ते हो ना जी, जो लेजर टेक्नोलॉजीज होती है, डिसेंट्रलाइजेशन होती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, उसका यूज़ करके आप ये चीज़ें ला रहे हो, जिसके अंदर आप कंट्रोल अपना डेटा तो कंट्रोल कर पाओ, और फिर डिसेंट्रलाइजेशन भी साथ साथ चीज़ें चलती हैं। फिर आगे देखो स्टेटमेंट, इन वेब 3.0 वर्ल्ड देयर कैन बी ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क्स। ब्लॉकचेन बेस्ड सोशल नेटवर्क कैन भी है, हो सकता है, हो सकता है। आपकी साइंस के अंदर क्या चीज़ जाती है कि यार ऐसा तो ना होगा, लेकिन वो हो सकता है, बिकॉज इन्होंने दिया है चीज़ को, तो करो। आपके पास कोई रीज़न नहीं इसको एक्सक्लूड करने का। तो ये भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जा रही है, बिकॉज साथ जा रहा है प्लस के, ये भी प्लस में जा रहा है, क्योंकि ऐसा ब्लॉकचेन भी एक प्लस चीज़ है। उसके बाद आप देखोगे कि 2 तो हटा नहीं पाए, थर्ड क्या वीक बनेगी, वेब 3.0 ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रादर देन अ कोऑपरेशन। अब यूज़र जब ब्लॉकचेन हो गया ना, तो कलेक्टिवली चीज़ें चलती हैं, कॉरपोरेशन नहीं करती कोई चीज़ को। तो ये 2 और 3 साथ में जा रहे हैं, 1 एंड 2 साथ में जा रहे हैं, तो सारे के सारे साथ में जा रहे हैं, तो डी आंसर लगाएगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसको एक्सक्लूड करने का, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन ये ऐसे आ गया। आप एक देखोगे कि जब ये इंजीनियरिंग सर्विस 2021 में शायद आया था, तो मैंने अपने चैनल पे डाला था कि इनको पढ़ लेना, ये कभी भी यूपीएससी पूछ सकती है। और वो इस बार इन्होंने 2022 में पूछा, 21 में नहीं पूछा, ठीक है। तो इसमें देखो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आया, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और इस चैनल को इसको देख सकते हो आप, क्या नाम है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके SAAS सर्च कर लेना, मैंने उसमें डाला हुआ है कि ये पढ़ लेना, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि भाई अब अगर मान लो आपने पढ़ा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा, पढ़ने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो उसको कैसे हैंडल करना है, इसको भी इसने इसी अरेंजमेंट में डाल दिया। तो इजी बना देते हैं इस अरेंजमेंट में डाल के, भाई या तो आप इसमें से एक एलिमिनेट कर दो या और लगा दो। अब पढ़ते हो SAAS मतलब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस ट्रीट हो रहा है। ये सब चीज़ें होती हैं जो आप करते हो ना कि कंप्यूटिंग जो होती है, जैसे मान लो कंप्यूटर्स के जो चल रहा होता है उससे रिलेटेड टर्म है SAAS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। और भी चीज़ें होती है शायद, सॉफ्टवेयर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एक आध चीज़ें और होती है जो भी मेरे को ध्यान नहीं आ रही, ठीक है। तो वैसे चीज़ें आपको 3-4 चीज़ें पढ़नी है, उनमें से एक चीज़ नहीं होती है जो उसमें इंक्लूड होती है, क्या कहते हैं कि, तो जैसे मान लो SAAS होता है एक, ठीक है। एक चीज़ है जो मेरा स्किप हो रहा है, जैसे मान लो एक ये जो चीज़ें होती है आप क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़ करते हो, जिसके क्लाउड कंप्यूटिंग एक टर्म है, उससे एक रिलेटेड टर्म है ये, उसमें आप इस चीज़ को यूज़ करते हो। तो उसमें से एक शायद इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस शायद नहीं होती, उसके अंदर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है उसका पार्ट में। उसके अंदर एक और चीज़ होती है, जैसे मान लो आप ये लेते हो, क्या नाम है, बिग डेटा एज अ सर्विस। तो इनमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था ऐसा कि इनमें से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट नहीं है इंजीनियरिंग सर्विसेज में। तो उसमें थोड़ा सा विजिलेंट होकर आप सर्च कर लो कि SAAS क्या है क्या नहीं है, IAAS क्या है क्या नहीं है, PAAS क्या है या नहीं है।
क्या पता है इस क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ जाता कि SaaS PaaS ये सब रिलेटेड टू व्हाट क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। इस बार इन्होंने सीधा सास पे पूछ लिया, थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर जाके। तो SaaS बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन शेयर द डेटा फील्ड्स। जब सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो एक तो बोलते हैं कैन इज़ अ लिबरल टर्म, कस्टमाइज द यूज़र। अब अगर आप इसको प्लस मानते हो कि ये क्लाउड, ये चीज़ें चल रही हैं, प्लस चल रही है, नेगेटिव तो है नहीं, अब अगर चल रही हैं, उसके बाद अब कैन आ रहा है और अब इंटरफेस को यूज़ चेंज कर सकता है और डेटा फील्ड को चेंज कर सकता है। तो भाई एक बात बताओ, आप इसको क्या हटाओगे? नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकता। आज की टेक्नोलॉजी में आपको यूज़र इंटरफेस दे रहा है, आप अपने इंटरफेस को चेंज करो, तो ये चीज़ें आंसर का पार्ट बनेगी। अब वीक स्टेटमेंट नहीं जाएगी। तब SaaS यूज़र्स कैन, क्या बोला इसने, कैन एसेस देयर डेटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइस। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, सॉफ्टवेयर को आप मोबाइल में डालो और अपने डेटा को देख लो। कैन आ रहा है तो आप नेगलेक्ट नहीं करोगे, कुछ अलग चीज़ तो ना जा रही है इसके अंदर कि आप नेगलेक्ट करके बैठ जाओगे कि नहीं जी ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वीक स्टेटमेंट आपको अभी तक नहीं मिली है, ये भी कैन और ये भी कैन है। कैन कभी भी वीक नहीं हो सकती जब तक आप बिल्कुल श्योर ना हो। अनश्योर हो तो इंक्लूड करो। आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल आर फॉर्म ऑफ SaaS। ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, कुछ सॉफ्टवेयर है, कोई हार्डवेयर तो दे नहीं रहे ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस दे नहीं रहे आपको। ये चीज़ें ना ऐसा साउंड आ रहा है कोई प्लेटफॉर्म का आप बोल सकते हो, बट प्लेटफॉर्म थोड़ा सा वाइड चीज़ आ जाती है। तो अब इसमें आउटलुक, ये चीज़ आप या तो इसको पार्ट बनाओगे या नहीं बनाओगे, इस पर क्वेश्चन का डिपेंड करता है, वरना तो आंसर 1 और 2 आ जाएगा। अब जो हॉटमेल है ना, जो हॉटमेल हो गया या फिर आउटलुक हो गया, वो आप देखोगे आपको इनबिल्ट सॉफ्टवेयर भी आते हैं, ठीक है, हॉटमेल के भी आते हैं, याहू मेल के भी आते हैं, कभी आपने यूज़ किया हो तो उसके इंटरफेस वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, आज के टाइम पे तो कर ही सकते हो। तो ये इस फॉर्म ऑफ वो है। तीनों में से जनरली क्या होता है कि ये ऐसे क्वेश्चन जब करते हैं ना कि किसी चीज़ का एग्जांपल देते हैं तो ट्वीक नहीं करते, या तो तीनों में ट्वीक करेंगे, एक में ट्वीक नहीं करते। तो याहू मेल है तो इसका मतलब ये है कि भाई ये आंसर का पार्ट बनेगा, तो ऑल लगाएंगे आप। साइंस का क्वेश्चन आप ऑल पे जा सकते हो, ठीक है। सेकंड बेस्ट आपका 1 और 2 लगाना था, लेकिन आप ऑल में जाओगे इसमें, बिकॉज ये जो स्टेटमेंट है ये सॉफ्टवेयर ही है। कुछ हार्डवेयर देता, कुछ ऐसी चीज़ देता जिसके अंदर आपको लग जाता कि नहीं है, कोई और एज अ सर्विस यूज़ हो रही है इसमें, तो आप मान सकते थे इसको हटाना। बट सॉफ्टवेयर है, जा सकता है, एज अ सर्विस दे रहा है ये सॉफ्टवेयर की, तो हो सकता है। फिर 34 ये क्वेश्चन है, इसके अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द आइडिया बिहाइंड द फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम। ये भी एक फैक्ट, ये भी एक वो वाला क्वेश्चन नहीं होता कि इन न्यूज़ करके है रिलेटेड, मतलब समटाइम्स इन न्यूज़ समथिंग। इसके अंदर एक चीज़ रखना कि भाई ये एक्सप्लेन करते हैं किसी चीज़ों को, तो उसमें क्या करते हैं वो, उसमें अंदर जो चीज़ यूज़ हो रखी है ना उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की यूज़ करते हैं, ताकि आप आंसर को गलत कर पाओ, ठीक है। और उसमें क्या होता है, जैसे उसमें आप ओड वन आउट को भी इंक्लूड कर सकते हो, आंसर का पार्ट बना सकते हो। इसमें ए पढ़ो, अ हाइपरसोनिक मिसाइल। ये बोल रहा है कि भाई जो फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बोमार्डमेंट सिस्टम है वो क्या है, क्या वो हाइपरसोनिक मिसाइल। आप सिर्फ अभी ये पढ़ो, एक में बोला हाइपरसोनिक मिसाइल है, एक ने बोला स्पेसक्राफ्ट लैंड्स, स्पेसक्राफ्ट है, अब मिसाइल है और स्पेस। तो मतलब आपको एक पता चल गया कि 2 ऑप्शन दे रखे हैं स्पेसक्राफ्ट से और 2 ऑप्शन दे रखे हैं मिसाइल से। एक ऑप्शन में वो मिसाइल को हाइपरसोनिक बता रहा है। आगे क्या बोल रहा है, इज लॉन्च्ड इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉइड्स अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड्स इट इन स्पेस। तो क्या ये फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बोम्बार्डमेंट सिस्टम है? ऑर्बिटल, समझ रहे हो, ऑर्बिटल का मतलब अर्थ के ऑर्बिट से रिलेटेड है इसका। तो इसने क्या बोला, लॉन्च इनटू स्पेस, मतलब अर्थ से स्पेस में लॉन्च कर रही है। काउंटर द एस्ट्रॉइड अप्रोचिंग, तो कोई एस्ट्रॉइड आ रहा है उससे आ रहा है। तो इससे ऑर्बिटल से तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया अभी तक, ठीक है। अभी हमको नहीं पता तो इसको थोड़ा सा ना तो इंक्लूड करेंगे ना एक्सक्लूड करेंगे। कोई और स्टेटमेंट देखते हैं। अ स्पेस क्राफ्ट, क्या ये स्पेस क्राफ्ट है? लैंड्स ऑन अनदर प्लैनेट आफ्टर मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशन। इसने क्या किया है, ट्राई किया है इस ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने का, बट क्या ये स्पेस क्राफ्ट है? और अनदर प्लैनेट पे कर रहा है। अब इसमें फ्रैक्शनल आ रहा है, ऑर्बिटल आ रहा है, तो ये एक्सप्लेन हो गया, बट इसमें बोम्बार्डमेंट नहीं आ रहा। पहली टर्म में बोम्बार्डमेंट दिख रहा है, सेकंड टर्म में ये बोम्बार्डमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं। थर्ड टर्म, अ मिसाइल इज पुट इनटू स्टेबल ऑर्बिट, ऑर्बिटल का एक्सप्लेनेशन हो रही है, अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट ओवर टारगेट। टारगेट मतलब बोम्बार्डमेंट होगी किसी चीज़ पे। ये मेरे दोनों टर्म को जा रहा है भाई, ठीक है, जा रहा है। तो इसको मैं ट्राई करूँगा इंक्लूड करने की, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, पहले मैं गेज कर रहा हूँ। फोर्थ को भी देख लेते हैं। अ स्पेस क्राफ्ट मूव्स अलोंग अ कोमेट
विद द सेम स्पीड एंड प्लेस अ प्रोब ऑन द सरफेस। इसमें ना तो इसने कोई ऑर्बिट बताया, ना इसने कोई बोम्बार्डमेंट बताया, ये हटेगा। ये वाली चीज़ इसलिए क्योंकि इसमें बोम्बार्डमेंट नहीं बताया कुछ, इस वाली चीज़ में हटेगा क्योंकि इसके अंदर कोई हमको सॉरी इसके अंदर हमको बोम्बार्डमेंट बता रखा है, ऑर्बिटल नहीं बताया। इसके अंदर हमको बोम्बार्डमेंट नहीं बताया, ऑर्बिटल बताया। इसके अंदर दोनों चीज़ें बता रखी है, तो सी आंसर का पार्ट बनेगा। समझ गए लॉजिक? नहीं पता तो आपको ही दिमाग लगा के करना पड़ता है, क्योंकि उन टर्म्स में कुछ ना कुछ छिपा है। और ये टर्म्स आप कभी भी कर पाते हो, कुछ चीज़ें आप पढ़ते हो, आपको पता है कि क्या चीज़ होती है, क्या न्यूज़ में चल रहा है। कुछ न्यूज़ में चल रहा था ना, चाइना क्या कर रहा था कि भाई आपका ऑर्बिट में जाके कोई भी चीज़ आपको सेट कर दोगे आप उसको, और फिर उसके बाद जब चाहिए होगा उसके अंदर से आप फायर कर दोगे। ऐसा कुछ चल रहा था लास्ट ईयर की न्यूज़ में, तो वो इसके साथ जा भी रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा इसको करने का। ठीक है, न्यूज़ से रिलेटेड आप चीज़ें करोगे। कभी पिछली बार कार्बन क्रेडिट का आया था, उससे पहले एक और चीज़ आई थी जिसके अंदर आप देखोगे ना कि कॉस्ट ऑफ कार्बन, तो उसको देख के न्यूज़ में चीज़ें आप पढ़ते हो, उससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि भाई हाँ, अगर आप कॉस्ट ऑफ कार्बन बोलते हो तो डैमेज से रिलेटेड है, इट इज़ नॉट द डायरेक्ट कॉज ऑफ समथिंग। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चीज़ें मैंने बता रखा है कैसे हैंडल करना है, तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे हैंडल करना था। इजी क्वेश्चन है, इजी तरीके से हो जाता। क्यूबिट वाला है, ये मैंने अपने उसके अंदर बताया था कि भाई क्वांटम कंप्यूटिंग का देख लेना, क्लाउड कंप्यूटिंग का भी आ गया, SAAS, क्वांटम कंप्यूटिंग का भी आ गया। क्यूबिट है, सबको पता है क्वांटम कंप्यूटिंग आंसर का पार्ट बनेगा। ये 4-5 क्वेश्चन जो है आपके सीधे सीधे जा रहे हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पे आओगे। देखो बात ये है, विजिलेंट रहो, आपको कोई बता रहा है उसको ध्यान से देखो, या तो आप बिल्कुल भी मत देखो चीज़ें, जब कोई बता रहा है उसको फॉलो करने का ट्राई करो, बिकॉज कोई आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा होता है और वो चीज़ें आ रही होती हैं। आप मेरा चैनल बिल्कुल अवेलेबल है पब्लिकली, उसमें आप जाके देखो मैंने क्या क्या बताया और क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या थीम बताई है, क्या वीडियोज़ के अंदर मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ आ रही है। डायरेक्टली का मत देखो कि कोई आपको जादू करके बता देगा ये क्वेश्चन आ रहा है, वो 2022 में नहीं आएगा तो 23 में आएगा। इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने 2021 से पहले बताए थे, आए नहीं, पर 2022 में आ गए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये भी सेम उसमें आया, इन्होंने साइंस का इस बार मतलब इसी उसमें दे दिया, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, और ये इजी वो वाला हो जाता है। अगर किसी को पता हैंडल करने का तो ये वाले जो ऑप्शन है हैंडलिंग ईजी होती है इनकी। आप एक वीक को हटा दो वरना ऑल लगा दो। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्लोज सर्किट टेलीविजन। कई लोग इसको यार ऐसे पढ़ के आ गए, टेलीविजन दे रखा है तो लॉन्ग रेंज होगा ये वो, इन्होंने क्लोज सर्किट दिया है, तो ये CCTV होता है, समझ रहे हो? टीवी मतलब टेलीविजन और क्लोज सर्किट मतलब CC। तो लोगों को पेपर के बाद कई बार पता चला, अरे अच्छा CCTV होता तो मैं तो वैसे लगा के आ जाता। अगर आप CCTV लगा के सोच के लगा के आते तो यार क्लोज सर्किट बोला है ना। अगर आप टेलीविजन्स देखते हो वो ओपन सर्किट में आता है, वो आपका कुछ जो है वो सैटेलाइट वगैरह यूज़ होती है जो भी। ये क्लोज सर्किट मतलब होता है कि वो आपका जो चीज़ है जो आगे उसके कैमरे के आगे चल रहा है वो रिकॉर्ड होता रहेगा, और टेलीविजन एक स्क्रीन है उसके अंदर दिखता रहता है। तो ये एक आपने क्या पूछा है, इसने कंसिडर शॉर्ट रेंज डिवाइसेस पूछा है स्लैश टेक्नोलॉजीज। इसने देखो UPSC ना ग्रामेटिकली चीज़ें ठीक करने की कोशिश करती है, वो इज़ एंड आर दोनों देगी कि भाई ऐसा ना कर दे मेरे पास केस कि भाई इज़ बोला था तो दो कैसे हो सकते हैं स्टेटमेंट, है ना। इन्होंने डिवाइस बोला, तो क्या ये टेक्नोलॉजी है? नहीं, बट ये डिवाइस है, शॉर्ट रेंज डिवाइस है। तो ए आंसर का आंसर का पार्ट बनेगा ही बनेगा, तो आप इसको हटाओगे नहीं, वीक नहीं है। सेकंड, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID है, ये आपने हर साल पढ़ा है, आया भी हुआ है, और ये पढ़ना ही पढ़ना होता है। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन पढ़ना होता है। लाइफाई 2 बार आ चुका है। LEDs वगैरह पे आ जाता है चीज़ें, LED से रिलेटेड नहीं, बट एक अलग से आता है। OLED और वगैरह आ चुका है, मैं बता चुका हूँ क्या क्या चीज़ें आती रहती है उसमें। कम से कम जो आई हुई है उसके पेरिफेरल नॉलेज तो आपको गेन करनी है ना। आप 1000 चीज़ें पढ़ते हो और जो नॉन रिलेटेड चीज़ों पढ़ते हो, इससे बढ़िया 100 चीज़ें पढ़ लो और रिलेटेड चीज़ें पढ़ो, आपका 10,000 चीज़ों का काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि क्लोज सर्किट आ गया, आंसर का पार्ट ये हो गया। 1 और 2 तो है, मतलब A और D में से है। अब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, अब इसमें क्या है कि ये लोग इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि क्या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है या मीडियम टर्म है। जो ज़्यादा डीप में जा सकता है ना वो कंफ्यूज हो सकता है मीडियम टर्म से, बिकॉज जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है वो 100 मीटर तक की उसकी आपकी यूज़ कर सकते हो। अब डेफिनेशन वाइज ये क्या जानना चाह रहा है, ये क्या मीटर्स एंड माइक्रोमीटर्स, या फिर ये जो चीज़ है बिल्कुल ऐसे कुछ मीटर्स तक की बात कर रहा है या 100 तक की बात में आप शॉर्ट को ला रहा है। डेफिनेशन वाइज अगर आप जाओगे तो मीडियम टर्म में भी आप वायरलेस वैन को कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा वो। लॉन्ग टर्म में आपके वाइड एरिया नेटवर्क्स वगैरह आते हैं।
तो ये मीडियम या शॉर्ट टर्म में ही होगा। तो अगर ये आप कंफ्यूज हो रहे हो इन दोनों में, इसमें और इसमें, तो आप मैक्सिमाइजेशन की तरफ जाओगे, साइंस का क्वेश्चन और डी लगा के आओगे। ज़्यादातर आंसर डी दे रखे है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी डाउटफुल लगते तो एक भी चांस है थोड़े बहुत हल्के फुल्के कि ये मीडियम में कन्वर्ट, इसको मीडियम में ना मान ले। वैसे ये शॉर्ट का भी आप पढ़ते हैं इसको, क्योंकि इसकी रेंज है, 10 मीटर में भी करते हो, 20 मीटर भी करते हो, और 100 मीटर तक जाता है। तो शॉर्ट रेंज में ऑपरेट होता है, ये तो वर्ल्ड नोन फैक्ट है। ये मीडियम में करता है। तो इसने क्या बोला है कि शॉर्ट रेंज डिवाइस है, तो एक्सक्लूसिवली शॉर्ट रेंज तो बोला नहीं ना, तो आप इंक्लूड करने की तरफ जाओगे, इसलिए 1 और 2 3 जाएगा, अगर कन्फ्यूजन की स्टेट भी होती है तो पेपर के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है कि बायोफिल्म्स कैन फॉर्म अ मेडिकल इम्प्लांट। इसमें यही देखो यार, हर एक क्वेश्चन में इन्होंने फोर्थ देने की कोशिश की है, बहुत आए यार इस बार भी, पिछली बार भी बहुत थे। तो ये मेरे लिए पर्टिकुलरली हैंडल करना काफ़ी ईजी है, और मैंने समझाया भी इसको कैसे हैंडल करना है। एक वीक स्टेटमेंट को हटा दो या फिर तीनों को मार्क कर दो। बायोफिल्म्स कैन फॉर्म अ मेडिकल, कैन आ गया, मतलब जो टर्म है वो वेरी लिबरल है, फॉर्म मेडिकल इम्प्लांट विद इन द ह्यूमन टिश्यूज। बायोफिल्म ये भी एक वो वाली चीज़ों में से आ जाता है जो नहीं होती, जो आपकी जो टेक्नोलॉजी चल रही होती ना, जैसे मैंने WEF का भेजा था एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, उसमें से ही है। तो बायोफिल्म्स कैन फॉर्म अ मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। बायोफिल्म है ना, एक बायो की और फिल्म में पतली सी फिल्म होगी, तो हो सकता है कैन में। बायोफिल्म कैन फॉर्म अ फूड ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग, कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसिस। तो ठीक है ना, कैन बोला है और आप कर सकते हो। साइंस के अंदर वही तो ब्यूटी है। साइंस में क्वेश्चन क्यों ऑल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि माइंड आपका आ जाए, ऐसा थोड़ा ना होगा यार हमने पढ़ा नहीं तो हो कैसे सकता है, बल्कि UPSC बोलते हैं भाई आपने नहीं पढ़ा बट हो सकता है। तो ये आंसर का पार्ट बनेगा, ये आंसर का पार्ट बनेगा। कैन है, लिबरल है, आप हटाओगे नहीं, आप हटा के आ जाओ, कोई और तीसरा बंदा प्रूव करने आ जाएगा, देखो यार ये मैंने फूड में यूज़ कर दी, रिलेटेड नहीं है बट यूज़ हो रही है। थर्ड, बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब सोचो, ये थर्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर रही है, क्या पता ये इसी वजह से हमारा ह्यूमन टिश्यू में यूज़ हो रही है, इसी वजह से फूड इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है, क्योंकि ये थर्ड है, तो थर्ड भी साथ में जा रहा है। दूसरा क्या है, बायोफिल्म है, तो बायोफिल्म को प्लस अगर मानो तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस है, तीनों प्लस से जा रहे हैं, कोई नेगेटिव नहीं, कोई आपके पास ऑप्शन बचता नहीं इसको एक्सक्लूड करना है। तो आंसर जो आप लगा के आओगे वो डी लगा के आओगे, ठीक है। आप जब डी लगा रहे हो तब भी इतना सोच के लगा के आ रहे हो, तो कैसे गलत होगा आपका, ठीक है। प्रोबायोटिक्स का देख लेते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक का क्वेश्चन आया है इसमें, आपका जो ऑप्शन अरेंजमेंट है वो सेकंड केस का है। जो सेकंड केस में क्या बोलता है, इन दोनों में से आंसर होगा, इन दोनों में से आंसर होगा, चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप ट्राई करोगे 2 को एलिमिनेट कर दो या 1 को एलिमिनेट कर दो, ठीक है, फिर 3 पे देखेंगे कि क्या होगा। प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड ईस्ट। बैक्टीरिया से होते हैं, ईस्ट का लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ईस्ट से होते नहीं होते। आप देखो, प्रोबायोटिक एक अच्छी चीज़ है, प्रोबायोटिक्स क्या प्लस चीज़ है। बैक्टीरिया प्लस होते हैं, ईस्ट प्लस होते हैं, कुछ होते हैं, ब्रेड बनता है जिससे ईस्ट भी है ना, जो ईस्ट होता है वो प्लस भी होते हैं। तो क्या प्रोबायोटिक के अंदर दोनों हो सकते हैं ना। अगर आपको नहीं पता तो इंक्लूड करके आप एक्सक्लूड इस चीज़ से नहीं कर सकते कि बैक्टीरिया ही पढ़ाया जी मैंने तो प्रोबायोटिक के अंदर, ठीक है। ईस्ट भी आपका प्रोबायोटिक जो होता है वो बनाता है, बहुत सारे आपके जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसको ईस्ट से बनाते हैं, ठीक है। तो ये आंसर का पार्ट बनेगा, 1 आंसर का पार्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 को हटाने का ट्राई करो। द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अगर इन द गट। देखा, जब आप 2 को हटाने का ट्राई करोगे तो आपको एक ऐसी स्टेटमेंट दे देगा जो आपको हटने की तरफ जा रही होगी। देखो, नेचुरली होता है, ये अपनी बॉडी के अंदर नेचुरली बैक्टीरिया होता है और आप इंक्लूड भी करते हो। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको डिसेंट्री हो गई या फिर आपको डायरिया हो गया, तो बहुत सारा आपका लॉस हो जाता है, जो आपका अंदर जो बायोम, जो आपका क्या कहते हैं उसको, बायोटिक जो आपकी इकोसिस्टम अंदर पेट के अंदर है या फिर बॉडी के अंदर है, तो उसमें आप बायोटिक्स देते हो, प्रोबायोटिक्स देते हो। जब आपको ऐसी कोई मेडिसिन देते हैं एंटीबायोटिक टाइप से, आपको प्रोबायोटिक ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है, नेचुरली भी होता है, वो ख़त्म कर दोगे ना आप। जब नॉन नेचुरल मेडिसिन आपके अंदर जा रही है तो नेचुरल बॉडीज़ आपकी हट जाएंगी वहाँ से, तो आपको प्रोबायोटिक्स देनी पड़ती है। तो 2 स्टेटमेंट हटने की तरफ जाना है, आप हटाओगे, आंसर आपका अभी 1 और 3 और 1 में रहेगा।
चांसेस वन ओनली के भी होते हैं, ठीक है। 3 को देखोगे आप, प्रोबायोटिक हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क, बिल्कुल सही है। प्रोबायोटिक्स जो है वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, और मिल्क शुगर को भी हेल्प करेंगे डाइजेशन में। आप इसको हटा के तो ना होगे कि आपने नहीं यार मिल्क शुगर का तो कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता, नहीं ऐसा नहीं है। मिल्क शुगर जो होती है, लैक्टोज जिसको बोलते हैं, लैक्टोज थोड़ी सी हमारे जो, जैसे बचपन में हम लैक्टोज को ज़्यादा डाइजेशन कर पाते हैं, जैसे जैसे हम बड़े करते हैं तो हम लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाते हैं कई बार, या फिर लैक्टोज जो है हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो बच्चे जो होते हैं उनके अंदर ये वाला बैक्टीरिया ज़्यादा काम करता है, हमारे अंदर ये धीरे धीरे हट जाता है। हम जब प्रोबायोटिक यूज़ करते हैं तो हम मिल्क को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं। मिल्क को डाइजेस्ट करना मतलब उसकी शुगर को भी डाइजेस्ट करना, तो 3 आंसर का पार्ट बनेगा। तो हम अपनी जो हाइपोथेसिस की थी भाई इन दोनों में से आना है, इसमें और इसमें से हम मैक्सिमाइजेशन की तरफ मूव कर जाएंगे, बिकॉज हमारा ये आंसर का पार्ट बन रहा है। तो 3 आंसर, सी आंसर हो जाएगा इसका, सी आंसर आ गया इसका, ठीक है। उसके बाद 39 क्वेश्चन जो है बिल्कुल जो है एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है, बट एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखा है, जो CDS में क्वेश्चन आया ना 2022 में, चैनल पे पोस्ट भी किया हुआ है यार, और ये बताया भी गया कि वैक्सीन को देख के चला जाना, क्या पता क्वेश्चन वही आ जाए, और एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ गया। तो यार अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो 8 से 9 या 10 नंबर आपके सीधे सीधे जा रहे हैं, जस्ट आप अगर विजिलेंट रहो चीज़ों में, या आप सुनो किसी की बात को, मानो, ठीक है, यार ना मानो वो तो आपकी मर्जी है ना, बट होता है। आप इस चीज़ को एक स्ट्रेटजी के थ्रू ना टैकल कर सकते हो, कोई ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें नहीं आती हैं। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चीज़ें आ चुकी है, कहीं और पे चीज़ें आ चुकी है, वो इंपॉर्टेंट हो चुकी है, वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो क्वेश्चन बैंक से बनता है। इस बार जो क्वेश्चन अगर आने वाला है आगे, उसमें उन्होंने क्या बनाया है, ये वाइल्ड लाइफ वाली चीज़ का कुछ बनाया है, वो 2016 के हिंदू का कॉपी पेस्ट बोल रहे हैं लोग, तो वो बना वो 2016 से ही है। हर साल जो है वो 2 पेपर मिनिमम सेट होते हैं, उसका भी आपके पास प्रूफ है यार, उसका प्रूफ आप देखोगे ना कैसे होता है। ये देखो, चलो इसी में बता देता हूँ मैं कैसे प्रूफ होता है इसका। ये देख रहे हो लाइन, ये बीच में लाइन आ रही है, और ये टेक्स्ट देख रहे हो, पेज का जो टेक्सचर है, ये जो ग्रे ग्रे का पेज का टेक्सचर है, और ये बोल्ड, ये जो मतलब आपका जो टेक्स्ट का जो वो यूज़ हो रहा है, वो ये एक एजेंसी का पेपर है जो कि आपका आया है 2018 में आया है, 2017 में आया है, 2020 में आया है, और एक अगर 2019 का पेपर देखोगे और 21 का देखोगे, उसमें ये लाइन नहीं होती बीच में, और ये टेक्स्ट भी छोटे वाले होते हैं, और थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है, और जो ये पेज होता है ना, ये पेज ये कंपेरेटिवली वाइटर होता है और थोड़ा सा स्मूथ होता है, थोड़ा मोटा मोटा पेज होता है। वरना ये जो इस बार जो पेपर आया वो थोड़ा सा मरा मरा सा पेज होता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है यार क्या पैसे भी लगाए UPSC ने। ये 2-2 सेट हर साल बनते हैं, तो 100 क्वेश्चन बन गए वो तो आ गए ना, बाकी 100 क्वेश्चन उनके क्वेश्चन बैंक में डाइल्यूट हो जाते हैं, वो फिर से रीअपियर होते हैं। तो हमको लगता है कि भाई यार ये तो 2015 का क्वेश्चन कैसे पूछ लिया इन्होंने, 2011 का क्वेश्चन कैसे आ गया, 2000 ये, क्योंकि वो क्वेश्चन सेट है, बैंक्स हैं। तो ऐसे ही CDS से भी जंप इन जंप आउट करके आ जाते हैं क्वेश्चन, आए भी है, मैंने प्रूव भी किया, पेपर के अंदर बता भी रखा कौन कौन से आए, और रिसेंट पोस्ट भी डाला था, पहले भी डाला था, हर बार डालता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली आया है, उसके अंदर भी सेम पेयर थे, 3 पेयर दे रखे हैं, और उसमें सीधा ऑप्शन मैच द फॉलोइंग में था, इसमें आंसर जो आएगा 2 और 3 आएगा। उस टाइम मैंने लोगों को ये बताया था भाई याद ऐसे रख लेना कि कोवैक्सीन एक अलग ही पेयर बनाती है, जिसके अंदर वो जो है वो पैथोजेनिक बेस्ड होती है, फिर कोविशील्ड और जो स्पुतनिक है वो एक ही पेयर बनाती है, जो स्पुतनिक होगा वही कोविशील्ड होगा, ठीक है। इसके अंदर स्पुतनिक जो है, मान लो अगर आपने इसको 1 को सही मान लिया तो 2 गलत हो जाएगा, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट है जिसमें 1 और 2, तो ये वाली चीज़ आएगी। अगर इसको सही मान लिया तो ये गलत हो जाएगा, तो दोनों साथ साथ में नहीं जाएंगे, बिकॉज वो दोनों एक ही के थे, कोविशील्ड और उसके, ठीक है। और ये भी बोला था कि भाई जो mRNA है ना, वो उसमें ऑप्शन में दे नहीं रखी थी mRNA की कोई भी वैक्सीन, और mRNA जो है वो आपकी ये जो मोडर्ना और फाइज़र है वो थी, ठीक है। क्योंकि mRNA जो वैक्सीन होती है उसके अंदर वो क्या बनाते हैं, कुछ नहीं है, वेक्टर वैक्सीन और mRNA में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और एक आपकी प्रोटीन जो सब प्रोटीन यूनिट करके कुछ होती है, वो भी होती है, ठीक है। जो mRNA वैक्सीन होती है उसके अंदर आप कुछ नहीं करते, mRNA का एक स्ट्रैंड का लेते हैं, mRNA उसको एक लिपिड के अंदर कर देते हैं, इसलिए वो स्टोरिंग की वो होती है उसमें, क्योंकि अगर आप स्टोर ढंग से ना करो तो लिपिड जो है वो लीक आउट कर जाएगा उसके अंदर का जो आपका mRNA डाला है। वेक्टर वैक्सीन के अंदर आप वेक्टर का यूज़ करके वो चीज़ को, जो उसका RNA है वो उसको पहुँचाते हो दूसरे उसके अंदर, ताकि आपकी बॉडी को
वो रिसीव होके उसको आदत बना दे कि भाई हाँ अगर असली में आया तो आप अटैक कर सकते हो, बिकॉज आपके लिम्फोसाइट्स और वो अटैक कर देंगे उस पर, तो उनको पता चल जाएगा कि कैसे उसके इस प्रोटीन को हम मार सकते हैं या फिर अटैक कर सकते हैं या एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं। और कोवैक्सीन जो है, जो इनएक्टिवेटेड जो चीज़ें चल रहा होता है, तो कोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड चीज़ है, उसमें यही है कि आप वायरस को इनएक्टिवेट करके डाल रहे हो, तो आप आदत दिलवा रहे हो उस चीज़ में, ठीक है। तो ये मैंने बताया हुआ है, इसका आंसर है, ईजी है, क्वेश्चन 2 और 3 है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक और चीज़ है जो कंपास राउस की है समथिंग, उसमें कुछ इन्होंने मिस प्रिंट करके कोविशील्ड को उसमें डाल दिया, तो लोग मेरे को वो भी भेज रहे थे कि सर इसमें ये लिखा, तो गलती हो जाती है यार, मिस प्रिंट हो जाता है, तो उसकी वजह से मत करना। 40 क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या है भैया, इतनी सारी स्टेटमेंट है, मैंने क्या बताया था आपको भैया, 4 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा स्टेटमेंट आती है, एक ना एक में ट्वीट पक्का देख के आना है, सारी की सारी मतलब आगे आ जाना, देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, 7 स्टेटमेंट है, कोई भी बंदा बता देगा 7 में से एक तो एक गलत होगी होगी, ठीक है। अब देखो, इफ़ अ मेजर सोलर स्टॉर्म सोलर फेयर रीचेज द अर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इफेक्ट ऑन द अर्थ। फर्स्ट है जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल, हो सकता है जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम बेस्ड ऑन रेडिएटिव रे फेल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको ना तो एक्सक्लूड करो भी ना इंक्लूड करो, आप तो सबसे बेकार स्टेटमेंट को हटाने की कोशिश करोगे, यार ये कैसे कर दिया इन्होंने। सेकंड, सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, सुनामी का लेना देना है भैया इससे, मतलब आप सोच रहे हो कि आप एक सोलर फ्लेयर को सुनामी से करो, सुनामी के कभी भी आपने जब भी रीज़न, यार मेंस में भी आ चुका है, सुनामी के बारे में पढ़ते हो, कभी सोलर फ्लेयर का नहीं आया जिक्र, ठीक है। तो सुनामी जो है वो आपका इसके अंदर जो है आंसर का जो है पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, जो है उसका जो सुनामी इसका आंसर का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। क्योंकि आप ये देखो ना, अर्थक्वेक से रिलेटेड है या जो भी चीज़ें सोलर फ्लेयर से रिलेटेड नहीं है, सोलर फ्लेयर के अंदर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो ज़्यादा आती है, और आपने कभी पढ़ा होगा ना कि जो बोरियोलिस जो करके जो अपने अपने नॉर्थ एंड साउथ पोल रीजन के अंदर जो आपके जो लाइट दिखती है ग्रीन कलर की, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कन्वर्ज कर रही होती है ऐसे, यहाँ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। तो होता क्या है, जब भी कोई सोलर रेडिएशंस आ रही होती है अपने उसमें, जैसे अर्थ है, अर्थ के अंदर कोई भी ऐसे करके ये ऐसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, ठीक है। जब सोलर रेडिएशन इसमें आ रही होती है तो इसमें क्या है कि सारी की सारी सोलर रेडिएशन यहाँ पे पहुँच जाती है, ऐसे ये डाइवर्ट करके यहाँ पहुँचा देती है, तो यहाँ पे क्या अपने आयनोस्फीयर के साथ वो रिएक्ट करके वो ग्रीन कलर की लाइट निकालती है, ये आपने प्रोसेस पढ़ा ही होगा। जब ये ज़्यादा आ जाएगी तो भैया यहाँ पे और भी ज़्यादा इफेक्ट करेगी ये, और यहाँ पे भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि ज़्यादा आ गई ना, अब एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आ रही है, तो वो वाला इफेक्ट होगा जो इन रेडिएशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हों, ठीक है। सुनामी इससे रिलेटेड नहीं है तो 2 हटेगा। अब यार आप 2 हटा के 2 लगा के आ रहा हो तो मैं क्या बताऊँ, 2 हटेगा, 2 हटा 2 हटा 2 हटा, आंसर आ गया, कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, सबसे वीकेस्ट आपने मिल गए। फिर भी आप पढ़ोगे पावर ग्रिड, पावर ग्रिड में क्या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई चीज़ हो रही है, यस, करंट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता ही करता है, उसके साथ इंटरफ्रेंस हो सकती है इसकी, तो ये आंसर का हो सकता है, 3 है इसमें, ठीक है। 4 देखो, अब इसको ठीक करने की भी कोशिश करोगे और भी हो जो और आप टिक कर रहे हो इसके साथ में। 4 देखो, इंटेंस अरोरा, यही मैं बोल रहा था, अभी मेरे को नहीं पता था आगे आने वाला, यही बोल रहा था, कुड अकर, ये भी है, मैंने अभी बता दिया, अरोरास बोलते हैं इसको कि भाई ऊपर जो, ठीक है। फिर उसके बाद फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच, एक तो बोला, एक होता है कुड टेक प्लेस, कुड बोल दिया तो ठीक है भाई, हो सकता है। फिर उसके बाद ओवर मच ऑफ द प्लेनेट, मच मतलब बहुत ज़्यादा प्लेनेट, ये तो नहीं होगा, समझ रहे हो। जब ये चीज़ें एक्सट्रीम की तरह करते हैं तो वो 2 चीज़ें और करने की कोशिश कर जाता है। कुड तो बोल दिया इसने, लिबरल टर्म है, लेकिन लिबरल के साथ साथ इसने मच ऑफ द प्लेनेट बोल दिया, तो वो एक्सट्रीम में चली गई, ठीक है। तो ये 5th भी नहीं है हमारा इसमें पार्ट, 6th और 7th है। ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट कुड डिस्टर्ब, ठीक है, ऑर्बिट हमारा जो है डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि सैटेलाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती है, लाइट या फिर कोई और रेडियो वेव्स है, उससे सिग्नल पाती है कि किससे कब कितने में क्या रहना है उसको, ऑर्बिट में कब मूव करना है, तब वो सिग्नल नहीं मिलेगा उसको, तो वो डिस्टेबलाइज हो सकती है। शॉर्ट वेव रेडिएशन, रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर द पोलर रीजन कुड बीन। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इंटेंसीफाई हो गया ना, और ये जो चीज़ है अपर एटमॉस्फेयर पे होता है, ये उड़ते भी अपर एटमॉस्फेयर, और पोलर रीजन के वहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन होती है, क्योंकि अपनी मैग्नेटिक फील्ड उसको पोलर की तरफ भेज देती है अर्थ की जो, तो ये बिल्कुल साथ में जा रहा है, तो आंसर बिल्कुल सी के बाकी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बचता है,
इसके बाद जो है ठीक है, इसको अगली उसमें देखेंगे, अभी 40 तक ही रखते हैं इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। और इसको मतलब एनालाइज करो खुद भी कैसे आप करके आए हो। 40 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं। पिछली जो वीडियो थोड़ी छोटी सी बनी है, ठीक है, वो बिकॉज बंद हो गई थी। अब नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आपका क्या रिस्पॉन्स आता है, उस हिसाब से कर देंगे। और मैं मेंस की भी स्ट्रेटजी स्टार्ट करूँगा बतानी इसमें अपने टेलीग्राम चैनल पे। कुछ ऐसी चीज़ होगी जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और भी होगी, तो मैं वीडियो भी पोस्ट कर दूँगा उसके लिए, ठीक है। चलो, ओके, मिलते हैं फिर।